1940 के बाद दूसरे विश्व युद्ध के कारण यूरोप की हालत काफी खराब थी। दुनिया दो खेमों में बंट चुकी थी। भारत उस समय ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। उस वक्त वारसा में कैसीनो की जंग बहुत निर्णायक हुई, जो 1944 में हुई थी। उसमें भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। उनकी स्मृतियों को सम्मान देने के लिए वारसा में मोंटेक कैसीनो में स्मारक स्थल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बहादुर सैनिकों के बलिदान पर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाने जाएंगे। 1944 में 4th और 8th इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन ने हमले में हिस्सा लिया। भारतीय सेना के गोरखा और राजपूताना राइफल्स ने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए मोंटे कैसीनो के किले को भेद दिया। सैकड़ों भारतीय सैनिक इसमें शहीद हुए। मोंटे कैसीनो की लड़ाई के बाद जो है वो इटली पेनिनसुला में मित्र राष्ट्र की सेना को पैठ मिली और आगे चलकर रोम जो है वो आज़ाद हुआ। तो ये एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है इसका। 20वीं सदी की शुरुआत काफी कड़वाहट भरी रही। पहले विश्व युद्ध में बहुत सारे सैनिकों के शव इस कदर क्षत विक्षत हो गए कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उन सैनिकों के सम्मान में मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भी श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। यहाँ जो हमें जानकारी दी गई उसके मुताबिक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऐसी बंदूकों का, ऐसे अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ, ऐसे अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हुआ जिससे युद्ध के मोर्चे पर जान गंवाने वाले पोलैंड के सैनिकों के का जो शव है वो क्षत विक्षत हुआ और उनको पहचानना जो है वो मुमकिन नहीं हुआ। उनकी पहचान, उनके नाम को जाना नहीं जा सका। उनके शवों को यहाँ जगह दी गई और इस स्मारक को मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर्स का जो नाम है वो दिया गया। यहाँ 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है। ये दिल्ली में इंडिया गेट पर जैसे अमर जवान ज्योति रहा और उसके बाद फिर जिस तरह से नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया, उसी तरह का जो मेमोरियल ये है। युद्ध की विभीषिका इंसान को शांति की तरफ ले जाती है, वही शांति का रास्ता सहयोग के माध्यम से भी खुलता है। आप इन तस्वीरों को देखिए। वारसा विश्वविद्यालय की दीवार पर संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं। इस विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई भी होती है। दीवार पर संस्कृत के श्लोक लिखे जाने के पीछे क्या वजह है, इसको जानने की कोशिश एनडीटीवी ने की। ये वॉर्सो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बिल्डिंग का सामने का हिस्सा है। यहाँ की दीवारों पर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग धर्मों की उक्तियाँ जो हैं वो उकेरी गई हैं और इसमें पोलिश लैंग्वेज के अलावा जो रशियन लैंग्वेज है उसको भी जगह मिली है, जो ग्रीक लैंग्वेज है उसको भी जगह मिली है, अरबिक को भी जगह मिली है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे संस्कृत को भी जो है वो जगह दी गई है और संस्कृत के जो श्लोक यहाँ पर लिखे गए हैं, सबसे ऊपर जो शुरुआत है वो गायत्री मंत्र से होती है और उसके बाद उपनिषद के जो हिस्से हैं, जो अंश हैं वो यहाँ पर उकेरे गए हैं। ये बताते हैं कि किस तरह से पोलैंड ने अपने आप को अलग अलग संस्कृतियों के साथ आत्मसात किया है और जहाँ तक भारत और पोलैंड के रिश्तों की बात है तो ये सांस्कृतिक रिश्ता है वो ऐतिहासिक रहा है, सदियों पुराना रहा है और इसलिए इसको यहाँ पे जो जगह है वो मिली है। वारसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में रक्षा और रणनीतिक तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 2023 में दोनों देशों में कारोबार $5.7 बिलियन का हो चुका था। पोलैंड को भारत चाय, कॉफी, मसाले, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, उपकरण, ऑटो पार्ट्स और सर्जिकल आइटम निर्यात करता है। वहीं भारत पोलैंड से प्लास्टिक सामग्री, अलोह धातु, मशीन टूल्स और रक्षा आइटम्स खरीदता है। भारत ने टैंकों के आधुनिकीकरण और वायु रक्षा मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए पोलैंड से करार किए हैं। 800 हॉर्स पावर इंजन वाले T-72M1 को 1000 हॉर्स पावर इंजन के साथ अपग्रेड किया गया है और आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और थर्मल इमेजिंग उपकरणों से लैस किया गया है। भारत ने पॉलिश कंपनी एयरपोल से 625 असॉल्ट पैराशूट भी खरीदे हैं। पोलैंड ने भारतीय सेना को 80 WZT-3 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स यानी ARV की एक खेप भी दी है। दोनों देशों के बीच 2019 में सीधी नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू हुई। जाहिर है कि भारत और पोलैंड के रिश्ते 20वीं सदी से चलकर 21वीं सदी में और भी मजबूत हुए हैं। आपने ट्रेड की बात की, 3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है भारत का पोलैंड में है, 700 मिलियन का जो है वो पोलैंड का भारत में है। किस सेक्टर में आपको लगता है कि इजाफा हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से एक बड़ा मौका तो एनर्जी में है। जैसे भारत को सोलर एनर्जी की बहुत बड़ी ज़रूरत है।
हमें तो काम, हम तो ठंडा देश है, लेकिन हमारी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सोलर पैनल्स, सोलर बैटरी, सोलर पैनल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। कुछ ऐसे इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने नॉर्वे में, जर्मनी में सोलर कंपनीज को खरीद किया है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम भारत को बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा इसलिए भी अहम हो जाती है कि वहां से मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए निकल जाएंगे। खास बात यह है कि 32 साल पहले यूक्रेन को मान्यता देने वाला पोलैंड पहला देश था। पोलैंड की राजधानी वार्सा से उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी, इंडिया।